जी जी ठीक है, ओके। सो हम जो है आज के इस लैब सेशन में हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हम पढ़ रहे हैं, और स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर हम ये कहेंगे कि जो लेयर टू पे जो हमारे लूप्स बनते हैं उनको कैसे अवॉइड किया जाता है। तो लूप फ्री टोपोलॉजी बनेगी। अच्छा, जो लूप है वो फिजिकल लूप है, बाकायदा नजर आएंगे कि लिंक्स इस तरीके से अटैच हैं कि वो एक लूप बन रहा है, क्लोज टोपोलॉजी बन रही है। लेकिन लूप से क्या होता है, हमने पढ़ा था कि ब्रॉडकास्ट स्ट्रोम आता है, यानी कि बार बार एक ही मैसेज बार बार ब्रॉडकास्ट होता रहता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए फिर ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चलता है, जो कि लूप फ्री लॉजिकल टोपोलॉजी बनाता है। लॉजिकल इसलिए कि वो असल में तो लिंक को ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन वो इस तरीके से ब्रेक करता है कि कुछ पोर्ट्स को डिसेबल कर देता है, ताकि वो लिंक ही जो है ना बेशक अटैच रहे, फिजिकली थोड़ा अटैच रहेगा, लेकिन लॉजिकली क्या होगा कि वो उससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा टोपोलॉजी से। एसटीपी जो है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है ना वो प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका नाम स्पैनिंग ट्री है। और ट्री कैसे बनेगा वो भी हम देख लेते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर उसने आपको कहा कि यहाँ पे अगर आप देखें, ये हमारे पास एक ये कैट 1 7 1 और 3 के दरम्यान में ये एक लूप बन रहा है। ठीक है जी बात। तो ब्रॉडकास्ट एंड लेयर टू लूप्स कैन बी डेंजरस, हो सकते हैं बहुत खतरनाक। हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि ये नेवर एंडिंग होते हैं और ये चलता रहता है। इसकी वजह से आपका पूरा नेटवर्क चोक भी हो सकता है। क्योंकि कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर कैट 7 के इस स्विच की इस पोर्ट से एक ब्रॉडकास्ट पैकेट इधर गया है, तो ये जो पैकेट है, जो स्विच है कैट 1, ये कैट ऐसे रखा हुआ है, कैटलिस्ट है। ये कैट बिल्ली नहीं है, यहाँ पे कैट का मतलब कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट स्विच होते हैं, इनकी कैटेगरी होती है बेसिकली। कैटलिस्ट स्विच है 1, इसका नाम रखा हुआ है कैट 1। अच्छा, ये जो स्विच है ये जिस पोर्ट से वो ब्रॉडकास्ट पैकेट आया उसके अलावा बाकी तमाम पोर्ट्स पे फॉरवर्ड कर देगा। तो ये पैकेट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। अब अगर इधर आ गया तो इस पोर्ट को ब्रॉडकास्ट पैकेट मिला, इसने क्या किया, जिस पोर्ट से आया उधर नहीं भेजना, लेकिन बाकी पोर्ट्स में भेजना है। तो इसने इधर भी भेज दिया, इधर भी भेज दिया, इधर भी भेज दिया और इधर भी भेज दिया। तो वो जो एक ब्रॉडकास्ट का पैकेट यहाँ से कैट 7 के स्विच से निकला था, वापस कैट 7 में एंटर हो गया। बहुत खतरनाक बात है। अब वो फिर क्या करेगा, इस पोर्ट के अलावा बाकी तमाम पे निकाल देगा। तो वो ब्रॉडकास्ट का पैकेट मुसलसल ऐसे ही यहाँ पर लूप में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और कभी भी ये चीज़ एंड नहीं होगी। और इस तरीके से तमाम स्विचेस के दरम्यान में जहाँ जहाँ लूप अवेलेबल है वहाँ पे ये ब्रॉडकास्ट अनलिमिटेड चलती रहेगी और आपका रिसोर्सेज एंगेज रहेंगे। तो ये नुकसान होता है ब्रॉडकास्ट को उनका। अच्छा जी, ये देखें एग्जाम्पल। होस्ट बी के बारे में उसने एक ब्रॉडकास्ट की। ठीक है जी बात। अब वो ये देखें, ये ब्रॉड एक मैं शुरू से बताता हूँ, इसको जरा गौर से देखिएगा। होस्ट ए जो है, होस्ट ए ने मैसेज किया कि वेयर इज होस्ट बी। होस्ट बी नहीं है यहाँ पे, चला गया वो। तो ये उसने फ्लड किया ना बेसिकली, पैकेट इसको भी मिला, इसको भी मिला। इसने वो जारी पता यहाँ से आया उधर फॉरवर्ड कर दिया, उसने इधर फॉरवर्ड कर दिया। सुन आ रही है बात। और इस तरीके से वो इस लूप में फंस गया पैकेट, और मुसलसल मुसलसल वो बेसिकली क्या होगा, पैकेट मूव करता रहेगा। तो इसने पूछा वेयर इज होस्ट बी का मैक एड्रेस पूछना चाह रहा था बेसिकली। पैकेट फ्लड दोनों पोर्ट को मिला। कैट 1 ने क्या किया, इधर से मैसेज आया उसको इधर फॉरवर्ड कर दिया, इसको मिला, इसको पैकेट उधर से भी मिला, इसने जो पैकेट यहाँ से मिला था वो इसने इधर फॉरवर्ड कर दिया, ये वाली पट्टी। तो आपका जो ब्रॉडकास्ट है वो इधर से होते हुए इधर भी पहुंच गई, और इधर से होते हुए इधर से भी पहुंच गई। अब जो ब्रॉडकास्ट इसको जो है वो कैट 2 से होके मिली है, तो ये स्विच उसको बाय डिफॉल्ट डिफरेंट कंसिडर करता है और उसको दोबारा से ब्रॉडकास्ट कर देता है। ये मसला है, और एंड इट विल कंटिन्यू। सो एसटीपी जो है वो प्रिवेंट करता है लूप को। द पर्पज ऑफ एसटीपी इज टू अवॉइड एंड एलिमिनेट लूप इन द नेटवर्क बाय नेगोशिएटिंग अ लूप फ्री पाथ थ्रू अ रूट ब्रिज। तो इसमें सबसे पहले एक रूट ब्रिज जो है ना वो चूज कर लेते हैं, जो कि रूट होगा, जो पूरे इस टोपोलॉजी को मॉनिटर करेगा और चलाएगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। एक रूट ब्रिज चूज कर लेते हैं। तो उसके बाद एसटीपी डिटरमिन करता है कि लूप्स कहाँ पे हैं, और ब्लॉक कर देता है कुछ लिंक्स को, जो एक्स्ट्रा लिंक्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रिडंडेंट लिंक्स। उनको ब्लॉक करने की वजह से वो क्या करता है, इंश्योर कर देता है बी ओनली वन एक्टिव पाथ टू एवरी डेस्टिनेशन। और जो बैकअप लिंक हैं वो सब रहेंगे, डिसेबल रहेंगे, वो अनेबल नहीं रहेंगे। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, रूट रूट स्विच या रूट ब्रिज वो चूज कर लेता है। स्विच को ब्रिज भी कहते हैं, चूज करता है। और उसके बाद वो जितने भी लूप सब में से वो
एक्स्ट्रा जो लिंक्स होते हैं उनमें से वो कुछ पोर्ट्स को ब्लॉक करता है ताकि सिर्फ एक लिंक अवेलेबल रहे, बाकी सब लिंक जो है वो डिसेबल हो जाएं। इससे इंश्योर करता है कि हमेशा एक पाथ अवेलेबल होगा, मल्टीपल पाथ अवेलेबल नहीं होंगे। तो जो वो एल्गोरिथम यूज करता है उसको हम कहते हैं स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम, और ये चूज करता है एक रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड रूट ब्रिज, और उसके बाद अवेलेबल पाथ, ये सारी वही बातें मैंने पहले की। इफ मोर देन टू पाथ एग्जिस्ट, एसटीए पिक्स द बेस्ट पाथ एंड ब्लॉक्स द रेस्ट। तो बेस्ट पाथ को वो चूज कर लेता है और दूसरे को वो ब्लॉक कर देता है। अब बेस्ट पाथ किन किन बुनियादों पे वो चूज करता है वो हम देख लेते हैं। और जो रूट ब्रिज वो सिलेक्ट करता है, ये रूट रूट ब्रिज का भी इलेक्शन होता है पूरा, मतलब नेटवर्क में ना पूरा एक इलेक्शन चल रहा होता है, और वो पता लगाता है कि कौन रूट ब्रिज है। तो ये भी, इसका भी एक मैकेनिज्म पूरा अवेलेबल है, कैसे है वो भी हम देख लेंगे। अच्छा जी, तो टू की एसटीपी कॉन्सेप्ट, ये क्या है जी? एसटीपी जो है वो कैलकुलेट करता है एक रूट आईडी, इसको कहते हैं बेसिकली, ब्रिज आईडी भी कहते हैं, एक ब्रिज आईडी और एक पाथ की कॉस्ट। इन चीजों के कॉम्बिनेशन से वो सारी चीजों का पता लगाता है। एक एक रूट आईडी या ब्रिज आईडी कहते हैं, यहाँ पे ब्रिज आईडी लिखा हुआ है, एक ब्रिज आईडी और एक पाथ कॉस्ट। जो ब्रिज आईडी है उसके दो हिस्से होते हैं, एक ब्रिज प्रायोरिटी और एक मैक एड्रेस। इन दोनों की बुनियाद पे ब्रिज आईडी बनती है, बी आईडी, और ये 8 बाइट की होती है। 2 बाइट का इसमें ये नंबर होता है। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है, अगर आप एक नया नेटवर्क परचेज करके लाएं तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो ये वैल्यू लिखी होगी यहाँ पे प्रायोरिटी की, वो 32,000 यानी कि 32768 लिखी होती है, और मैक एड्रेस जो भी है वो होगा वही होगा। अच्छा, तो ब्रिज आईडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिज प्रायोरिटी एंड मैक। अच्छा, अब चूंकि हर एक स्विच की ब्रिज प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 32768 होती है, तो इसलिए जो फैसला होगा वो मैक एड्रेस की बुनियाद पे होगा। तो जिसकी ब्रिज आईडी स्मॉल होती है वो रूट कहलाता है। तो ब्रिज आईडी इज यूज इन डिटरमिनिंग द सेंटर ऑफ द नेटवर्क इन रिस्पेक्ट टू एसटीपी यानी कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल नोन एज रूट ब्रिज। तो जिस ब्रिज की सबसे लोवेस्ट ब्रिज आईडी होगी दैट विल बी इलेक्टेड एज, अच्छा यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, इलेक्ट होगा, वोटिंग से होता है ये काम, इलेक्टेड एज रूट ब्रिज, उसको रूट ब्रिज कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पोटेंशियल एक प्रॉब्लम हो जाता है कि जो पुराने स्विच होते हैं ना, पुराने पुराने जिनकी कैपेसिटी भी नहीं होती और हल्के स्विच होते हैं, देखिए रूट ब्रिज के ऊपर बहुत लोड आएगा क्योंकि हर पैकेट ने रूट से होके जाना है। ये भी यार बहुत अहम बात, अभी हम देखेंगे कि टोपोलॉजी में इस तरीके से बन जाती है कि रूट बहुत इन्वॉल्व स्विच होता है और बहुत, उसको फिर अच्छा नया और लेटेस्ट स्विच होना चाहिए विद गुड कैपेसिटी एंड गुड हार्डवेयर, ठीक है। इसलिए जो है वो ये चीज मैं आपको बता रहा था कि ये ब्रिज अच्छा वाला चूज होना चाहिए। लेकिन अगर आप सब कुछ डिफॉल्ट पे छोड़ दें और उसको लगा के आप पीछे हट जाएं तो क्या होगा, सबसे पुराना स्विच जो है ना उसको वो बाय डिफॉल्ट चूज कर लेगा ब्रिज, रूट ब्रिज के तौर पे। वजह वजह ये है कि जो ब्रिज प्रायोरिटी है वो तो सबकी सेम होगी 3276 है। मैक एड्रेस जो पुराने स्विच हैं उनका मैक एड्रेस स्मॉल होता है, जो लेटेस्ट स्विच होते हैं उनका मैक एड्रेस बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? नंबर बड़ा होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो अभी नए जो पहले बने हैं उसमें वो मैक एड्रेस फॉर एग्जांपल उसका 10 था, तो अब जो उसके बाद बनेगा उसका 11 होगा, जो उसके बाद बनेगा उसका 12 होगा, एंड स्वामी की बन रहे होते हैं सीक्वेंस में। तो इस सीक्वेंस में बनने की वजह से जो पहले डिवाइसेस बनी हैं उनको मैक एड्रेस जो है वो स्मॉल नंबर असाइन किया गया था, अब वो बड़े नंबर हो गए हैं। इसलिए जो लेटेस्ट स्विच है उनके जो मैक एड्रेस की वैल्यू ज्यादा होगी, बड़ी होगी, तो इसलिए नया स्विच तो कभी भी इलेक्ट नहीं हो पाएगा, वो पुराने पे लोड पड़ जाएगा सारा। इसलिए हमें स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर कुछ वेरिएशन करनी पड़ती है ताकि हमारी मर्जी का स्विच जो है वो इलेक्ट हो। तो मैक को तो हम बदल नहीं सकते, इसलिए फिर ये ब्रिज प्रायोरिटी वाला जो है ना ये पोर्शन रखा गया कि इसको चेंज करके आप क्या कर लें, अपना जो है वो प्रायोरिटी को बढ़ा लें और उसको इलेक्ट करवा लें, स्विच को जबरदस्ती इलेक्ट करवा लें। अब हम उसको, अब बेसिकली हम पहले सिलेक्शन कर लेंगे कि इसको रूट बनाना है, और फिर हम इस तरीके से उसकी प्रायोरिटी सेट करेंगे कि उसकी प्रायोरिटी पूरे नेटवर्क में सबसे कम हो और वो रूट बन जाए। तो पहली चीज तो ये है कि ब्रिज आईडी होती है, ब्रिज आईडी के दो हिस्से होते हैं, उसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, और एक मैक होता है। मैक को हम चेंज नहीं कर सकते, ब्रिज प्रायोरिटी को हम चेंज कर सकते हैं, और इसके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ब्रिज आईडी। और ये जो ब्रिज आईडी होता है इसकी बुनियाद पे ही वो रूट ब्रिज जो है वो चूज होता है, इसकी बुनियाद पर। क्यों की बात, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सारी बात यही लिखी हुई है, कहता है इफ ऑल डिवाइस हैव द सेम प्रायोरिटी, तो फिर किसके लोवेस्ट मैक जो होगा वो बिकम हो जाएगा, दैट विल बिकम द रूट ब्रिज। तो वो बात यहाँ लिखी, आगे चलते हैं ये बात।
अच्छा, तो हमने कहा था दो बातें होती है ना, एक तो यहाँ पे कहा था ब्रिज आईडी, इसकी बुनियाद पे फैसले होते हैं, एक होते हैं पाथ कॉस्ट की बुनियाद पे। तो पाथ कॉस्ट क्या होती है? डिफरेंट जो लिंक होते हैं उनकी कैपेसिटी के लिहाज से उन्हें कॉस्ट दी गई है। जितनी उसकी बैंडविड्थ कम होगी उतनी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, जितनी बैंडविड्थ ज्यादा होगी उतनी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो अगर आप देखें 4 Mbps का अगर लिंक है बिटवीन टू स्विचेस, तो वो टू कॉस्ट 250 है। 10 Mbps के लिए 100 है, 16 Mbps के लिए 62, 45। 100 Mbps जो होगा, जिसको फास्ट इथरनेट कहते हैं हम आमतौर पर, जो हमारे पास जो हम देखेंगे पैकेट के समय से अवेलेबल हैं, वहाँ पे 100 Mbps है, या गीगाबिट इथरनेट है। तो वहाँ पे कॉस्ट जो है वो 100 Mbps पे 19 होती है, और गीगाबिट पे 4 होती है, और 10 गीगाबिट के ऊपर 2 होती है। कॉस्ट जितनी बैंडविड्थ बढ़ती जा रही है उतनी कॉस्ट कम हो रही है। वो कॉस्ट का मतलब यही है ना कि बेसिकली जितनी बैंडविड्थ ज्यादा है उतना स्पीड अप, उतना स्पीडी लिंक है, तो इसलिए उसकी कॉस्ट उतनी कम है, वहां से ट्रेडर भेजने की कॉस्ट उतनी कम होगी। तो बेसिकली ये कॉस्ट इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो इसकी बुनियाद के ऊपर फैसले। तो BID यानी कि ब्रिज आईडी एंड पाथ कॉस्ट आर यूज टू डेवलप अ लूप फ्री टोपोलॉजी। और ये 4 स्टेप होते हैं इसके अंदर, एसटीपी डिसीजन सीक्वेंस में 4 स्टेप होते हैं। वो क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है कि when creating a loop free topology, STP uses first step decision sequence. नंबर 1, लोवेस्ट ब्रिज आईडी जो है वो चूज की जाती है। उसके बाद लोवेस्ट जो है पाथ कॉस्ट टू रूट ब्रिज, के रूट तक पहुंचने का जो लोवेस्ट पाथ है वो सिलेक्ट हो जाता है। लोवेस्ट सेंटर ब्रिज आईडी और फिर लोवेस्ट पोर्ट आईडी, ये 4 सीक्वेंस में यूज होती हैं चीजें। जहां पे भी हम सिलेक्शन करेंगे इसको हम याद रखते हैं, आगे आगे चलेंगे तो इनको इस्तेमाल करेंगे। ये जो उसकी अपनी ब्रिज आईडी है और पाथ कॉस्ट है, ये निगोशिएट करते हैं पैकेट्स के अंदर, उन पैकेट्स को कहते हैं बीपीडीयू। ये लिखा हुआ है बीपीडीयू। तो ब्रिज जो है वो कन्फिग्रेशन जो है वो आपस में शेयर करते हैं, ठीक है जी बात, ड्यूरिंग दीज 4 स्टेप्स, और इसको कहते हैं हम बीपीडीयू। ये है ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। इसके अंदर बेसिकली ये अपनी आईडीज और ये कॉस्ट वगैरह चीजें जो है ये शेयर कर रहे हैं। तो बीपीडीयू जो है वो कि उसमें इंपॉर्टेंट बात है कि सेव अ कॉपी ऑफ ओनली द बेस्ट बीपीडीयू सीन ऑन एवरी पोर्ट। तो होता ही है कि तमाम स्विचेस जो होते हैं ना, वो अपनी अपनी प्रायोरिटी कैलकुलेट करते हैं, तमाम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, और वो बीपीडीयू को भेज देते हैं। तो अब ये बीपीडीयू हर स्विच जनरेट करता है और इस तरह ही वो सबको भेज देता है, यानी कि ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो होता ही है कि शुरू शुरू में नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट होती है बहुत सारी, हालांकि यूजर कोई भी डाटा नहीं भेज रहा, लेकिन फिर भी ब्रॉडकास्ट होती है। वही होता है कि बीपीडीयू घूम फिर रहे होते हैं आसपास, हर स्विच दूसरे को बता रहा होता है कि मेरी ये आईडी है, मेरी ये आईडी है, इतनी कॉस्ट है, इतनी कॉस्ट है, इस लिंक पे इतनी कॉस्ट है, इस लिंक पे इतनी कॉस्ट है। इवेंचुअली तमाम स्विचेस को तमाम बीपीडीयू मिल चुके होते हैं, और उसकी बुनियाद पर वो फैसला करते हैं कि हाँ जी सबसे जो बेस्ट बीपीडीयू है वो कौन है। तो ब्रिज क्या करता है, सेव कॉपी ऑफ ओनली द बेस्ट ब्रिज। तो बाकी जो बेस्ट वाला जो उसको मिलता है, बेस्ट कौन सा होगा, वो वाला बीपीडीयू बेस्ट होगा जिसके अंदर ब्रिज आईडी क्या होगी, लोवेस्ट होगी। तो चूज करने का मैकेनिज्म तो यही है ना, वो बेस्ट होगा जिसके अंदर लोवेस्ट आईडी जो है वो ये बीआईडी जो है वो ये होगी। तो ये है। तो वो उसको चूज कर लेगा, और बाकी तमाम बीपीडीयूज को डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। तो ऑल जो it consider all of the BPDU received on the port as well as the BPU that would be sent on that port। ठीक हो गया। अच्छा, हर 2 सेकंड के बाद ये बीपीडीयू भेजे जाते हैं, यानी कि हर 2 सेकंड के बाद ये स्विच जो है वो मुसलसल पीरियोडिकली जो है नेटवर्क के अंदर ये भेजता रहता है। और ब्रिज जो है वो सेंड कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू अंटिल अ मोर अट्रैक्टिव बीपीयू इज रिसीव। तो ये इस तरीके से बेसिकली बीपीडीयू वो सेंड रिसीव करता रहता है। अच्छा, सबसे पहले वो है कि इलेक्ट वन रूट ब्रिज, इलेक्ट रूट पोर्ट, और फिर उसके बाद इलेक्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो हमने इसमें से जो अभी बातें जो समझी हैं वो ये है कि एक रूट ब्रिज होता है, ये तो पता है हमें। रूट पोर्ट क्या होती है और डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या होती है ये समझेंगे, क्योंकि इन्होंने भी चूज होना होता है। सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट होता है रूट ब्रिज। वो किस बुनियाद पर होता है वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद तमाम स्विच जो है वो रूट पोर्ट्स अपनी चूज करते हैं। रूट पोर्ट वो वाली पोर्ट होती है जो किसी भी स्विच को रूट तक लेके जाए विद लोवेस्ट कॉस्ट। देखें, एक स्विच से दूसरे स्विच तक जाने के बहुत सारे पाथ अवेलेबल हो सकते हैं। उन पाथ में से जो बेस्ट पाथ है, जिसकी जो आप कह लें कि जिसके अंदर जो वो पोर्ट आईडी है, जो हमने देखा था पोर्ट आईडी सबसे कम है, यानी कि जो कॉस्ट है सबसे कम है, वो सिलेक्ट हो जाता है एज रूट पोर्ट। डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या होता है, लिंक की एक साइड रूट पोर्ट होती है तो दूसरी साइड क्या होती है,
डेजिग्नेटेड पोर्ट कहलाती है। तो ये पोर्ट भी चूज कर ली जाती है कि वो दूसरी तरफ डेजिग्नेटेड पोर्ट होगी। एक और भी होती है नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट, जो ना जो पोर्ट्स बाकी रह जाएंगी, जो ना रूट होंगी ना डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होंगी, तो वो वाली पोर्ट्स होंगी जिनको हमने डिसेबल करना। तो ये बेसिकली दो ही रोल इंपॉर्टेंट है कि या तो आपकी पोर्ट्स जो है वो रूट पोर्ट होगी या डेजिग्नेटेड पोर्ट होगी। अगर इनमें से कोई नहीं है तो फिर वो डिसेबल में ले जाता है उसको। तो इस तरीके से वो ये पहले इलेक्शन करता है। स्टेप 1 हो चुका है। स्टेप 2 पे आते हैं कि रूट पोर्ट किस तरह चूज की जाती है, और फिर स्टेप 3 पे आएंगे। तो इलेक्ट 1 रूट ब्रिज, ये तो हमने देख लिया। अब ये वो बता रहा है किस तरह करता है, इलेक्ट करता है बेसिकली। अगर आप देखें, ये इधर कॉस्ट 19 बताई हुई है, इधर कॉस्ट 19 है, इधर भी कॉस्ट 19 है। 19 हमें क्या बता रहा है कि ये सब 100 Mbps के लिंक है, और ये कैट ए बी सी की आपके पास 3 बने हुए हैं, और इसको रूट के तौर पे चूज कर लिया। ठीक है जी बात। तो यहाँ पे सारी बात लिखी है कैसे होगा। तो इसको रूट वार का नाम दिया गया कि शुरू शुरू में क्या होता है जी कि व्हेन नेटवर्क्स फर्स्ट स्टार्ट ऑल ब्रिजेस अनाउंसेस a chaotic mix of BPDUs, all bridges immediately begin apply the 4-step sequence जो हमने पहले देखे थे, और switches need to elect a single root bridge. Switch with the lowest bridge ID wins. Note highest priority is the lowest BID value. ठीक है जी बात। यानी अगर आपने priority की वैल्यू कर दी वो जो 32768 है, और दूसरे की आपने कर दी 4096, तो 4096 जो है वैल्यू छोटी है लेकिन उसकी प्रायोरिटी हाई है। समझ आ रही बात। जो वैल्यू जितनी छोटी होगी उसकी प्रायोरिटी उतनी हाई होगी। ये उल्ट हिसाब है इसके अंदर। अच्छा, और इसे कहते हैं रूट रूट वॉर कहते हैं कि हर स्विच ये चाह रहा होता है कि मैं रूट बनाऊं, लेकिन लोवेस्ट ब्रिज आईडी वाला ही विन करता है। ये जी। तो अगर आप देखें, ये आप देखें, ऑल थ्री स्विच हैव द सेम डिफॉल्ट ब्रिज प्रायोरिटी 32768। तो कैट ए का जो चांस है वो लोवेस्ट ब्रिज मैक एड्रेस है, सो इट विंस द रूट वॉर। तो आप देखें, आई एम द रूट, ऑल हेल मी। समझ आ रही है बात। चूंकि आप देखें 32768 32768 32768 का सेम है। अब ए बी सी डी, ए बी सी में से बड़ा कौन है, सबसे स्मॉल कौन है, ए की जो आज की वैल्यू है सबसे स्मॉल है। तो इसलिए आप कहेंगे कि जी सबसे स्मॉल मैक एड्रेस इसका है, तो ये बन गया आपका रूट ब्रिज। तो देखें ये सिलेक्शन हो गई। अच्छा, तो बेसिकली होता ये है कि इट्स ऑल डन विद बीपीडीयू। तो ये एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो इसलिए मैं जरा इसको थोड़ा स्पीड में लेके चलता हूँ। ओके, तो जो ब्रिज आईडी है, हम अब यहाँ पे एक और बात थोड़ी सी अहम है कि शुरू में ऑल ब्रिज जो है वो अपने आप को ही रूट कंसिडर करते हैं कि मैं ही रूट हूँ। दे कंसिडर देमसेल्फ एज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और अपने आप को रूट डिक्लेयर कर लेते हैं। तो हर एक जो है वो ये 4 इन्फॉर्मेशन शेयर करता है: रूट ब्रिज आईडी, रूट पाथ कॉस्ट, सेंडर ब्रिज आईडी और पोर्ट। तो ये वो सेंड करता है। तो इसलिए वो जब पैकेट भेजते हैं बीपीडीयू, तो बीपीडीयू के अंदर वो रूट अपने अपना, जब अभी तो इलेक्ट कोई नहीं हुआ, तो शुरू में वो अपने आप को खुद ही अपना रूट डिक्लेयर करते हैं कि मैं ही रूट हूँ। ठीक है, तो बोलते हैं ना हु इज द रूट, तो वो जो अपना ब्रिज आईडी है वो यही यहाँ लिख देते हैं, इन द रूट ब्रिज फिलहाल। तो शुरू में इस तरह होता है, फिर एंड पे जाके जब वो देखते हैं कि हाँ मुझसे बेस्ट वाला भी कोई अवेलेबल है, तो फिर उसको वो मान लेते हैं। ये बात है कि वो मान लेते हैं, अड़ते नहीं। इसलिए जो है शुरू में जो होगा वो बी कहेगा मैं हूँ, ये कहेगा मैं हूँ, ये कहेगा मैं हूँ। जब बीपीडीयू एक्सचेंज होते हैं उसके बाद वंस ऑल ऑफ द स्विचेस सी द कैट ए हैज द लोवेस्ट प्रायोरिटी, तो उसके बाद वो सब एग्री कर लेते हैं कि हाँ ठीक है यही है। अब नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट रूट पोर्ट। रूट पोर्ट किस तरह इलेक्ट की जाती है इसको देखते हैं। सो जी, अब ब्रिज root port is the port closest to the root bridge. Bridge uses the cost to determine closeness. जो lowest cost के साथ जाएगी, तो every non root port will select one, every non root bridge, ये हम बात है non root bridge। तो एक होता है root bridge, और उसके अलावा जितने होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, non root bridge। तो इसका मतलब है कि जो आपका रूट ब्रिज है उसने रूट पोर्ट को चूज नहीं करना, बल्कि एवरी नॉन रूट ब्रिज विल सिलेक्ट वन रूट पोर्ट। ये अहम बात है, ये जो इसमें पिंक में लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ता हूँ। देखिए, एक होता है रूट ब्रिज, वो तो पूरे नेटवर्क में एक ही होगा, बाकी तमाम क्या होंगे, नॉन रूट ब्रिज होंगे। तो एवरी नॉन रूट ब्रिज विल सिलेक्ट वन रूट पोर्ट। ब्रिज ट्रैक द रूट पाथ कॉस्ट, द कम्युलेटिव कॉस्ट ऑफ ऑल लिंक टू द रूट ब्रिज। और ये कम्युलेटिव कॉस्ट निकालते हैं कि रूट तक पहुंचने में जो बेस्ट पाथ है उसको ये रूट पोर्ट डिक्लेयर करेंगे। हम डायग्राम से भी समझते हैं इस चीज को। ठीक है जी बात। तो यहां से देखते हैं
स्टेप 1 में क्या होगा, कैट ए जो है वो सेंड आउट बीपीडीयू सेंड करेगा, ये सॉरी यहाँ पे इसने शायद वो बता दिया, हाँ जी। तो स्टेप 1 में क्या हो रहा है जी, ये बीपीडीयू सेंड करेगा, ये बीपीडीयू और ये सेंड करेगा, ठीक है। और ये कह रहा है कॉस्ट 0 है, ठीक है। तो चूंकि अच्छा कॉस्ट 0 क्यों है, वो इसलिए कि ये खुद ब्रिज है ना, रूट, ये खुद रूट है, तो इसलिए इसने कॉस्ट 0 लगाई। लेकिन अब जब बी जो है आगे वो रिसीव करेगा, तो बी, अब बी को पता है कि यहाँ से लेके वहां तक जो लिंक है, इस लिंक की कॉस्ट 19 है, तो वो बी कहेगा कि बी से ए तक पहुंचने में जो कॉस्ट है वो 19 है, तो वो कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेगा 0 + 19 और अपने पास सेव कर लेगा कि रूट तक पहुंचने की जो कॉस्ट है वो मेरे पास 19 है। और इस पाथ से, अगर मैं इस पाथ से जाऊं तो वो 19 है। सिमिलरली इस पाथ से भी बीपीडीयू आएगा और उसमें बीपीडीयू में कॉस्ट 0 होगी, लेकिन वो कहेगा कि ठीक है, ये कैट ए ने कहा बेसिकली कि मैं खुद रूट ब्रिज हूँ और मुझ तक अगर आप पहुंचते हैं इस लिंक के जरिए तो कॉस्ट आपको 0 पड़ेगी। तो अब कैट सी ने कॉस्ट कैलकुलेट की, तो कैट सी को पता है कि जो ये लिंक है रूट तक, ये इसकी कॉस्ट 19 है, तो उसने कहा 0 + 19 और इसकी कॉस्ट उसने निकाल ली। तो अब कैट बी को जो है वो रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए इस रास्ते से जो कॉस्ट पड़ेगी वो 19 है, और कैट सी को यहाँ से जो पड़ेगी वो भी 19। स्टेप 2 में क्या है, कैट बी एड रूट पाथ कॉस्ट, ये वो ऐड करता है और इस तरीके से वो निकाल लेता है। तो ये अब इन दोनों ने क्या किया कि आपके पास इन दोनों ने अपनी अपनी कॉस्ट निकाल ली, ठीक है। अब कैट बी स्विच जो है ये बीपीडीयू सेंड करेगा सी को, और कैट सी जो है वो बीपीडीयू सेंड करेगा बी को। देखिएगा जरा नेक्स्ट में, ठीक है जी बात ये। तो अब ये जो है आपके पास बी, वो बी बता रहा है किसको, सी को, कि अगर आपने रूट तक पहुंचना है तो मेरे, आप रूट तक पहुंच सकते हैं कॉस्ट 19। सिमिलरली इसने जो है जो आपको यहाँ पे जो है अपनी फिर कैलकुलेट सर लिखा था आपको, ये ब्लैक वाले उस लिंक की पहले बात करते हैं। तो कैट बी ने जो है वो ये मैसेज भेजा कि आपके पास अगर आपने रूट तक जाना है तो मेरे थ्रू अगर आप जाएं तो आपको कॉस्ट पड़ेगी 19, ठीक है जी बात। तो कैट सी ने फिर कैलकुलेट किया तो उसने कहा टोटल कॉस्ट 38, 19 यहाँ से आगे, सॉरी 19 तो ये वाली कॉस्ट है बी तक पहुंचने में, और बी से देखिए बी ने ये बताना होता है कि मुझसे आगे कितनी कॉस्ट है। सी से बी तक पहुंचने में जो कॉस्ट है वो सी को पता होगी, तो सी को पता थी कि जो कॉस्ट है सी से बी तक पहुंचने की वो 19 है, तो उसने कहा 19, और फिर बी से आगे कितनी कॉस्ट है वो बी ने इस मैसेज के अंदर बता दी 19, तो ये 19 + 98 कॉस्ट निकाल दी। तो अब बेसिकली कैट सी को पता है कि अगर मैं इस पाथ से जाऊं तो 19 कॉस्ट है, और अगर मैं इस पाथ से जाऊंगा तो मुझे रूट तक पहुंचने में जो कॉस्ट है वो कितनी है जी, वो कॉस्ट है 38। सिमिलरली सी ने जो यहाँ से अपनी कैलकुलेट की थी पास, उसने भी बताया सी को कि मेरे पास, मेरे से भी यहाँ रास्ता जाता है रूट तक, और उसकी कॉस्ट जो है ना मुझसे आगे रूट तक वो 19 है, ये उसने भेज दिया, ये मैसेज पिंक वाला भेज दिया। फिर इसने कैलकुलेट किया कि अगर मैं सी के थ्रू जाऊँ तो कॉस्ट कितनी पड़ेगी, वो 19 + 19, यहाँ पे इक्वल नहीं है बेसिकली, ये 19 + 19। तो बी को पता लग गया कि अगर तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा इस लिंक से तो मुझे 19 कॉस्ट पड़ती है, और अगर मैं इस लिंक से जाऊंगा तो मुझे कॉस्ट कितनी पड़ेगी, मुझे कॉस्ट पड़ेगी कितनी, 38 सी के जरिए से। तो कैट बी यूजेस दिस वैल्यू इंटरनली एंड सेंड बीपीडीयू, ठीक है जी, वो उसको सेंड करता है, वो भी करता है। अब जो कैट सी है वो रिसीव करता है बीपीडीयू फ्रॉम कैट बी और इंक्रीज करता है रूट पाथ को 19+, और यही काम जो है वो कैट सी का भी करता है, जो मैसेज वहां से रिसीव होता है। अब दोनों ने कॉस्ट, तो अब इस तरीके से इनके पास एक लिस्ट बन जाएगी कि मुझे कैट बी के जो स्विच है उसके पास भी, और कैट सी जो है जो दोनों नॉन रूट स्विच है उनके पास एक लिस्ट आ जाएगी कि रूट तक पहुंचने के कौन कौन से पाथ है। तो इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि बी के पास भी 2 पाथ है, एक पाथ जो है उसकी कॉस्ट 19 है, दूसरे पाथ की 38 है। सी के पास भी 2 पाथ है, एक की कॉस्ट 19 है, एक की 38 है। तो डेफिनेटली वो कौन सा पाथ चूज करेंगे विद लोवेस्ट कॉस्ट, तो इसलिए कैट बी जो है वो भी इस पाथ को चूज कर लेगा और कैट सी भी इस पाथ को चूज कर लेगा। देखिएगा जी, तो नेक्स्ट में क्या होगा जी, ये तो जो लोवेस्ट कॉस्ट वाली पोर्ट है उसको वो रूट पोर्ट, तो अब कैट बी ने अपनी इस पोर्ट को रूट पोर्ट डिक्लेयर कर दिया कि दिस इज माई रूट पोर्ट, ये रूट पोर्ट है, ये मुझे रूट ब्रिज तक लेके जाएगी ये वाली पोर्ट विद लोवेस्ट कॉस्ट। तो कैट बी ने कैलकुलेट किया दैट इट कैन रीच द रूट ब्रिज एट अ कॉस्ट ऑफ 19
वाया पोर्ट 1/1 एज अपोज टू कॉस्ट ऑफ 38 वाया 1/2। तो इस पोर्ट को वो रूट नहीं कहेगा। देखें इसके पास दो दो ऑप्शन थे ना, या तो इस तरफ से चला जाए या यहाँ। नहीं, ये पाथ लंबा है, ये शॉर्ट है, इसकी कॉस्ट 19 है, तो उसने इसको रूट पोर्ट के तौर पे डिक्लेयर कर दिया। सिमिलरली वो भी यही करेगा, ठीक है जी बात, और इसको वो डिक्लेयर कर देगा रूट पोर्ट। तो ये देखें, ये है सिलेक्शन ऑफ रूट पोर्ट, यानी तमाम स्विचेस जो है वो रूट तक पहुंचने के लिए जो उनके पास जितने भी बीपीडीयूज आ रहे होते हैं उनकी मदद से वो रूट तक की कॉस्ट निकालते हैं। उसमें जो बेस्ट पाथ होता है वो उसको चूज करते हैं, और उस पोर्ट को जो उस पाथ की तरफ जो उनकी पोर्ट होती है, जो जा रही होती है, ठीक है, उस वाली पोर्ट को वो रूट पोर्ट डिक्लेयर कर देते हैं। ये रूट पोर्ट डिक्लेयर हो गई। अब नेक्स्ट जो है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट की बात आ गई। तो कहते हैं, a designated port function as the single bridge port that both send and receive traffic to and from that segment and the root bridge। ठीक है जी बात। Each segment in a bridge network has one designated port chosen based on cumulative root port path to the root bridge। हर सेगमेंट में एक जो है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट होती है जो कि चूज की जाती है किस बुनियाद पे, चूजन बेस्ड ऑन कमुलेटिव रूट पाथ कॉस्ट टू द ब्रिज। कमुलेटिव कॉस्ट यानी कि रास्ता जो है पूरे रास्ते में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो हमने स्विच 3 लिए ना, अगर 6-7 स्विच हो तो फिर अगर उसमें ज्यादा कॉस्ट पड़ जाएगी तो उसकी बेस पे। तो अभी इसकी आगे एक और डायग्राम देखने को समझ लेंगे इस बात। The switch containing the designated port is referred to as designated bridge for that segment. To locate designated port, let's take a look at each segment. Route path cost, route route path cost, the cumulative cost of all links to the route bridge। तो जो route path cost है ये क्या होता है, ये वो cost है which is the cumulative यानी कि total cost, ठीक है, to reach to the route bridge तक पहुंचने में टोटल कॉस्ट जो है वो होती है। ये उसने बताया। अगेन वही एग्जांपल उसने ले ली। अब इसमें सेगमेंट है। अच्छा, सेगमेंट किसे कहते हैं? इस स्विच और इस स्विच के दरमियान में जो ये लिंक है इसको सेगमेंट कहते हैं। ये एक सेगमेंट, सेगमेंट 1, ये सेगमेंट 2 है और ये सेगमेंट 3 है। तो 3, देयर आर 3 सेगमेंट्स। ठीक हो गई बात जी, 3 सेगमेंट्स। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। ओके, तो सेगमेंट 1 की जो ये पोर्ट है 1, उसमें जो एक पोर्ट, ये सेगमेंट 1 में 2 पोर्ट्स है ना, एक 1 ये 1/1 और एक वाली जो कैट ए की ये वाली पोर्ट 1/1 और एक कैट बी की 1/1। ये तो रूट पोर्ट है, तो डेजिग्नेटेड पोर्ट नहीं होगी। कैट ए 1/ हैज अ रूट पाथ कॉस्ट 0। जारी बात है, यहाँ से रूट पाथ कॉस्ट 0 होगी क्योंकि ये तो डायरेक्ट आपके पास रूट के साथ है, तो कोई इनडायरेक्ट नहीं है, 0 है। is the root 1/1 है कॉस्ट ऑफ 19 है, वो हमें पता है। यहाँ से अगर आप देखें तो रूट पाथ जो है वो 19 कॉस्ट बनती है यहाँ से, अगर आप देखें 1 जो कैट सी का जो स्विच है उसकी भी की कॉस्ट है रूट यहाँ 19 है। तो बात वो सेम बिल्कुल हम बात कर रहे थे। जरा बात जो कैट बी है 1/2 हैज रूट पाथ कॉस्ट 19 एंड कैट सी हैज 19। अगर आप देखें यहाँ से इस पोर्ट से जो रूट तक की कॉस्ट है वो कितनी है, 19, क्योंकि ये पोर्ट किसके ऊपर है, बी के ऊपर, और बी जो रूट तक जाता है वो इस पाथ से जाता है और इस पाथ की जो कॉस्ट है वो 19 है। तो अगर इसलिए देखें रूट पाथ कॉस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि कैट बी जो स्विच है इसके ऊपर जितनी भी पोर्ट्स होंगी उन सब के लिए रूट पाथ कॉस्ट जो है वो 19 ही होगी। सिमिलरली कैट सी जो है
उसके ऊपर में जितनी पोर्ट्स होंगी उन सब के लिए रूट पाथ कॉस्ट जो है वो कितनी होगी जी, 19 ही होगी। तो अब टाई हो गया, इस वाली पोर्ट के लिए भी 19 है और इस वाली पोर्ट के लिए भी 19 है, दोनों के लिए 19। ठीक है, तो सेगमेंट वन जो है इस पोर्ट को डेजिग्नेटेड कंसिडर कर लेगा, इसको भी डेजिग्नेटेड कंसिडर कर लेगा, बिकॉज कैट ए हैज द लोवेस्ट रूट पाथ कॉस्ट इट बिकम्स द डेजिग्नेटेड पोर्ट फॉर सेगमेंट वन। इस सेगमेंट के लिए रूट पाथ कॉस्ट जो है वो सबसे कम जो है वो इस लिंक पे है, तो ये डेजिग्नेटेड हो जाएगी, ये रूट पोर्ट हो जाएगी। तो आप देखें हर लिंक की एक साइड पे रूट पोर्ट होती है और एक साइड पे डेजिग्नेटेड पोर्ट होती है। अब रूट किधर आएगी, इधर आएगी या उधर आएगी, ये डिपेंड करता है कॉस्ट किस तरफ से कम है। जिस तरफ से कॉस्ट कम है वो वाली जो है पोर्ट वो कहलाती है डेजिग्नेटेड पोर्ट, और जो दूसरी पोर्ट होती है जो रूट तक लेके जा रही होती है वो रूट पोर्ट कहलाती है। इस तरीके से होता है। तो इधर से ये भी डेजिग्नेटेड हो गई और ये भी डेजिग्नेटेड पोर्ट हो गई, किसके लिए, कैट ए स्विच के लिए। अच्छा, सेगमेंट थ्री की बात करते हैं, सेगमेंट थ्री की। ठीक है, यानी कि सेगमेंट वन और टू में तो फैसला हो गया ना, थ्री में डेजिग्नेटेड पोर्ट कौन सी होगी, थ्री के अंदर, सेगमेंट थ्री के अंदर डेजिग्नेटेड पोर्ट कौन सी होगी, ये जरा देख लेते हैं। तो कैट बी एंड सी जो है उनकी रूट पाथ कॉस्ट दोनों की 19 और टाई हो गया। अच्छा, व्हेन फेस दिस टाई, तो एक और ऑप्शन होता है कि वो देख लें। ठीक है, वो ये देख लिया जाता है कि फिर आप देखते हैं कि दोनों में से ब्रिज आईडी किसकी कम है। ठीक है जी बात, नंबर वन वही वो जो फोर स्टेप है कि लोवेस्ट ब्रिज आईडी किसकी है, फिर उसके बाद लोवेस्ट पाथ कॉस्ट किसकी है, लोवेस्ट सेंडर ब्रिज आईडी किसकी है, लोवेस्ट पोर्ट आईडी किसकी है, इन चारों की बुनियाद पर फैसला होगा। तो वो तो पता है हमें कि बी की जो आपके पास ब्रिज आईडी है वो स्मॉल है, सी की बड़ी है, क्योंकि बी इज स्मॉलर देन सी। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो ये है बेसिकली ये वाली कॉस्ट इसकी कम कंसिडर की जाएगी ओवरऑल, तो फिर ये डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाएगी ये। तो वो कहेगा जी कि ये डेजिग्नेटेड पोर्ट बन गई, क्यों, क्योंकि ऑल थ्री स्विचेस हैज एग्री दैट कैट ए इज द रूट ब्रिज, सो इट्स अ टाई। तो रूट पाथ कॉस्ट फॉर इज बोथ 19, वो भी टाई है। तो ये जो चार आपके पास ऑप्शन थे ना ये वाले, ये चारों में से वो वन बाई वन गिनवा रहा है। ऑल थ्री स्विचेस उनके उनके पास रूट जो आईडी है दोनों का रूट एक ही है, कैट ए, तो दोनों ये भी टाई हो गया। दोनों से पाथ जो रूट पाथ कॉस्ट है वो दोनों की 19 है, वहां भी टाई हो गया। सेंडर ब्रिज आईडी इज लोअर ऑन कैट बी देन कैट सी। समझ आ रही है बात जी। तो कैट बी का जो कि आपकी ब्रिज आईडी जो कम थी और इसकी ज्यादा थी, तो इसलिए यहाँ पे टाई नहीं हुआ। तो हम कहेंगे जी जो आपके पास सेगमेंट थ्री में कैट बी की जो पोर्ट नंबर 1/2 है ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है। समझा की बात। अच्छा, देयरफॉर जो ये वाली पोर्ट होगी अदर साइड पे वो क्या होगी, वो डेजिग्नेटेड पोर्ट नहीं होगी बल्कि क्या हो जाएगी, नॉन डेजिग्नेटेड हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरे नेटवर्क में रूट पोर्ट्स, डेजिग्नेटेड पोर्ट्स और नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट्स जो है उनको चूज कर दिया जाता है। अच्छा जी, अब ये सारी पोर्ट्स यहाँ पे उसने मेंशन भी कर दी है कौन कौन सी पोर्ट्स जो है वो डेजिग्नेटेड है और कौन सी नहीं है। जो पोर्ट्स डेजिग्नेटेड होती हैं या रूट पोर्ट्स होती हैं वो फॉरवर्डिंग स्टेट में होती हैं और वो अनेबल्ड होती हैं, वहां से डाटा सेंड रिसीव होता है। जो पोर्ट वो लिंक जिनके एक साइड पे डेजिग्नेटेड पोर्ट हो एक साइड पे नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट्स हो, वो पोर्ट जो है ब्लॉकिंग स्टेट में होती हैं, वो सेगमेंट फॉरवर्ड नहीं कर रहा होता। इसका मतलब ये है कि जो ये कैट सी जो आपके पास स्विच है इसकी पोर्ट नंबर 1/2 जो है ये ब्लॉक हो जाएगी, मतलब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इसको डिसेबल कर देगा। ये वाली साइड फॉरवर्डिंग स्टेट में रहेगी, ये हमेशा ऑन रहेगी, ये वाली ऑफ नहीं होगी, ये हमेशा ऑन रहेगी, मतलब रेडी रहेगी कि वहां से किसी और की डाटा आ सकता है। लेकिन जो ये वाली पोर्ट है ये वाली पोर्ट इसकी डिसेबल हो जाएगी और डाटा सेंड नहीं होगा। समझ आ रही बात, इधर से कोई डाटा यहाँ नहीं आ रहा होगा, ये बात। अच्छा, फिर सवाल बताओगा कि अच्छा इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने कंप्यूटर ने डाटा भेजना है जो कि यहाँ पे कनेक्ट है इस स्विच के साथ, तो वो किस तरह आएगा, वो भाई रूट से होके आएगा इस रास्ते से। ये पाथ हमने डिसेबल किया हुआ है, जब तक ये पाथ अवेलेबल है ये वाला, ये लिंक डाउन नहीं होता उस वक्त तक ये वाला लिंक अप नहीं होता। ठीक है जी बात, किस लिए, लूप लूप ना बने इसलिए। ठीक है, तो ये सारी बात थी जिसके अंदर। So if the path cost and bridge ID are equal, as in the case of parallel links,
द स्विच गोज टू द पोर्ट प्रायोरिटी एज टाई ब्रेकर। पोर्ट प्रायोरिटी भी होती है और लोवेस्ट पोर्ट प्रायोरिटी जो है वो विन कर जाती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सबकी पोर्ट प्रायोरिटी 128 होती है, लेकिन आप इसको सेट कर सकते हैं एनी नंबर फ्रॉम 0 to 255। तो अगर आप चाहते हैं कि डेजिग्नेटेड जो है वो ये हो और नॉन डेजिग्नेटेड ये हो, तो फिर आप इनकी जाके पोर्ट प्रायोरिटी को चेंज कर दें, तब जाके ये मसला आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो चार ऑप्शन थे, इन चारों में से ये जो चार ऑप्शन थे, ये चार ऑप्शन अगर इनमें से इसमें भी टाई हो जाए, यहाँ भी टाई हो गया, यहाँ भी टाई हो गया, ठीक है जी बात, तो फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर लोवेस्ट ब्रिज आईडी जो है यहाँ पे ये, तो फिर पोर्ट आईडी की बेस पे होगा, पोर्ट प्रायोरिटी की बेस पे होगा फैसला। अगर प्रायोरिटी भी सेम हो तो फिर क्या होता है, पोर्ट नंबर जिसका सबसे कम हो। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली 1/2 है, 1/2 है, इसका पोर्ट नंबर भी 2 है, इसका पोर्ट नंबर भी 2 है, तो उसकी बिना भी फैसला नहीं होगा, तो हमें डेफिनेटली फिर क्या करना होगा, प्रायोरिटी या कोई और चीज को चूज करना ही होगा। खैर, तो रिकैप जी, सबसे पहला ये जो हमने पढ़ लिया, हमने बस इसको एग्जांपल्स देखते हैं और बस खत्म हो गया हमारा काम। तो रिकॉल, स्विचेस गो थ्रू 3 स्टेप। इलेक्ट करते हैं एक तो ब्रिज, रूट ब्रिज, और रूट ब्रिज के बाद रूट पोर्ट्स को सिलेक्ट करते हैं। रूट पोर्ट वो होती है जो कि आपको रूट ब्रिज तक लेके जाती हैं। उसके बाद जो है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट्स जो है वो इलेक्ट होती हैं, और जो पीछे रह जाती हैं वो क्या होती हैं, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट होती हैं। और नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट जो है वो सब की सब ब्लॉकिंग स्टेट में होती हैं, उनको ब्लॉक कर दी जाती है। जहां भी आपके पास टाई होगी कोई चीज, तो वो उनकी जो टाई ब्रेकर जो है ना, वो ये 4 स्टेप है, इनकी बेस पे आप वो फैसला कर लेते हैं कि जिसका लोवेस्ट ब्रिज आईडी है वो चूज हो जाएगा। अगर ब्रिज आईडी सेम है तो फिर आपके पास पाथ कॉस्ट टू द रूट ब्रिज या फिर सेंडर ब्रिज आईडी, और ये इन बुनियादों पे हो जाता है फैसला। ठीक है जी बात। तो जो स्पैनिंग ट्री में पोर्ट की स्टेट होती है, पोर्ट की स्टेट्स हो सकती हैं कि स्टेट या तो फॉरवर्डिंग उसमें हो, यानी कि सेंड और रिसीव कर रही डेटा, या लर्निंग में होती है, या लिसनिंग में होती है, ब्लॉकिंग स्टेट में होती है, डिसेबल। तो 5 स्टेट्स हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर। आपके पास किसी भी पोर्ट की 5 स्टेट होती है, या वो फॉरवर्डिंग स्टेट में होती है, उस वक्त वो डाटा सेंड रिसीव कर रही होती है। लर्निंग फेज में है, इस वक्त वो अभी वो जो है लर्न कर रही है बेसिकली ब्रिज टेबल, यानी कि जो जो मैक हैं वो लर्न कर रही है, और अभी यानी कि वो इलेक्शन भी चल रहा है, और अभी उसने रूट पोर्ट और डेजिग्नेटेड पोर्ट इस तरह की चीजें अभी डिसाइड करना है। अभी वो डाटा फॉरवर्ड नहीं करेगी, डाटा फॉरवर्ड करने की पोजीशन में भी नहीं है, लेकिन उस पर भी काम हो रहा है, बीपी ड्यूज वगैरह जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं। सिमिलरली लिसनिंग, जब लिसनिंग में होता है तो इस वक्त भी वो बेसिकली क्या कर रहा है, एक्टिव टोपोलॉजी है, बिल्डिंग एक्टिव टोपोलॉजी, टोपोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं, बीपी ड्यूज एक्सचेंज हो रहे हैं। लेकिन लिसनिंग और लर्निंग में एक फर्क है कि लिसनिंग वाली जब स्टेट में होगी कोई पोर्ट, तो जो मैक एड्रेस वो उसके पास आ रहे होंगे, उनको वो मैक एड्रेस टेबल में फिट नहीं करेगी। वो जो हमने देखा था ना कि लर्निंग भी करते हैं आपकी पोर्ट्स के, जो पैकेट रिसीव हुआ चेक करते हैं कि सोर्स मैक क्या है, उसको वो टेबल में डाल देते हैं। तो लिसनिंग फेज के अंदर वो कोई भी मैक जो है उसको मैक टेबल में नहीं डालता सिर्फ, लेकिन लर्निंग फेज के अंदर वो मैक एड्रेस को भी लर्न करता है और उनको मैक टेबल के अंदर डालता है। तो आप कह सकते हैं कि लर्निंग फेज में मैक टेबल बिल्ड होता है, लिसनिंग टेबल में मैक टेबल बिल्ड नहीं होता, बल्कि लिसनिंग फेज में सिर्फ बीपी ड्यू एक्सचेंज होते हैं और कुछ नहीं होता। ब्लॉकिंग में क्या होता है कि सिर्फ बीपी ड्यू रिसीव हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, और आपकी जो पोर्ट है वो उसको बाय डिसेबल कर दिया गया है, और वो नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट होगी। तो जो नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट होती है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, वो ब्लॉकिंग स्टेट में होती है, वो सिर्फ बीपी ड्यू सेंड कर रही होती है लेकिन डाटा सेंड नहीं कर सकती। डिसेबल स्टेट, ये तो वो है जो हम जाके नहीं कहते पोर्ट के अंदर शट डाउन, तो आपने वहां से शट डाउन कर दिया। तो ऐसी पोर्ट जो डिसेबल होती है वो स्पैनिंग ट्री के इंदर बीपीडीयू और इलेक्शन इन चीजों में वो पोर्ट हिस्सा नहीं लेती। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी है, ब्लॉक का क्या मतलब है, और ये रन का क्या मतलब है, फॉरवर्ड का क्या मतलब, सारी बातें यहाँ लिखी है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्लॉक स्टेट से निकलने में उसको 20 सेकंड लगते हैं। ठीक है जी बात, 20 सेकंड ये हो गए। लिसन स्टेट में 15 सेकंड गुजारता है, और फिर रन स्टेट में 15 सेकंड, तो ये 15, 15, 30 और 20, 50 सेकंड। तो फॉरवर्ड यानी कि अगर कोई स्टेट जो थी वो कोई पोर्ट अगर ब्लॉकिंग स्टेट में थी, तो ब्लॉकिंग स्टेट से फॉरवर्डिंग स्टेट में उसको पहुंचने में 50 सेकंड जा रही बात, 50 सेकंड, तकरीबन 1 मिनट तक आप डाटा फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि शुरू शुरू में हमें इसलिए हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, इस वजह से ये। ठीक है, तो ये सारी तो वही बात थी।
बाय डिफॉल्ट अनेबल होता है, कुछ भी कंफिगर करने की जरूरत नहीं होती। अगर डिसेबल किसी ने किया तो आप उसको अनेबल कर सकते हैं। इसकी बेसिकली अगर आपने चेक करना हो तो कमांड्स ही हैं, स्पैनिंग ट्री, डू शो स्पैनिंग ट्री कर दें, और आगे वी लैन का नंबर बाय डिफॉल्ट भी हमने पढ़ा है वो 1 ही होती है, तो आप उसमें 1 कर दें। ठीक है। अच्छा, ये जो टाइमर की वैल्यू थी जो आपने 15 सेकंड और ये 20 सेकंड, इनको चेंज करके कम भी कर सकते हैं, लेकिन इनको कम करने से और मसाइल भी होंगे, इसलिए आमतौर पर हम इनको चेंज नहीं करते टाइमर्स को। ठीक है जी बात, इसलिए इनको डिफॉल्ट वैल्यू पे हम यहाँ पे देखें ना, ये हेलो टाइम 2 सेकंड होता है, इसको चेंज कर सकते हैं। फॉरवर्ड टाइम, मैक्सिमम एज टाइम, ये सारे चेंज कर सकते हैं हम। कॉस्ट चेंज कर सकते हैं यहाँ से, कॉस्ट जो हमने पढ़ी थी कॉस्ट। ठीक है। इसी तरीके से ये प्रायोरिटी, प्रायोरिटी जो 3 to 7 डिफॉल्ट होती है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये वो प्रायोरिटी है, ये किसकी प्रायोरिटी है जी? हम्म, ये पोर्ट की प्रायोरिटी है, वो जो हमने देखा था 128 नहीं होती। हाँ, ये पोर्ट की प्रायोरिटी है, ये पोर्ट की प्रायोरिटी है, और ये ब्रिज की प्रायोरिटी है, दोनों में फर्क है। ठीक है। अच्छा, चेक करना हो तो शो स्पैनिंग ट्री, ये सारी बातें यहाँ लिखी है कि हेलो टाइम क्या होता है, बीपीडी स्टोर्ड, मैक्सिमम एज, ये सारी टाइम। अच्छा, मैं इसको जरा एक टाइम एक जगह पे जाके इसको रोकता हूँ। तो 30 सेकंड से 50 सेकंड तक का टाइम आपका स्विच ले सकता है टोपोलॉजी को एडजस्ट करने में। ये टोपोलॉजी जो हम बनाते हैं, जब ये एक्सेस ले रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड कोर है, तो ये इस तरीके से कोड फास्ट। अच्छा ठीक है, कोड फास्ट की बात कर लेता हूँ बस ये। अब मैं आपको जरा वो टोपोलॉजी जो मैंने बनाई हुई है आपके लिए, मैं वो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं काम बताता हूँ, काम क्या करना है। मैंने आपके लिए ऑलरेडी बनाई हुई थी टोपोलॉजी, आपको भी याद होगा। जो आप लोगों ने बनाई है, आप उस पर काम कर लेंगे, जो मैंने आपसे कहा था बनाने के लिए, वो मैं ऑलरेडी यहाँ बना चुका था। लैब्स के अंदर होगा ये, ये यहाँ पे जी, ये लैब 10। तो लैब 10 में मैंने जो लास्ट लैब हुई है, आपको एक टोपोलॉजी बनाने के लिए कहा था, और वो टोपोलॉजी ये थी, ये भी ओपन हो जाती है, ये टोपोलॉजी थी। अच्छा, मैं यहाँ पे जाके ना ऑप्शन में जाता हूँ, प्रेफरेंसेस में जाता हूँ, और यहाँ पे कहता हूँ शो, वो जो लाइट्स का किधर है, शो लिंक लाइट्स, ये अहम बात है। अच्छा, ये सारी पोर्ट्स का कलर देख रहे हैं आप क्या है इस वक्त? इस वक्त कलर क्या है? इस वक्त कलर इनका जो है वो ये कोई कह सकते हैं आप गोल्डन सा कलर है। अगर ये कलर हो तो इसका मतलब ये है कि अभी वो पोर्ट जो है वो लिसनिंग लर्निंग फेज चल रहा है। ये देखें, कलर चेंज हो गए, कलर चेंज हो गए, देख रहे हैं आप, ये कलर चेंज हो गए। अच्छा, कुछ ग्रीन है, कुछ अभी भी गोल्डन है। अब देखें लूप कहाँ कहाँ था, एक लूप यहाँ था, इसको ब्रेक करने के लिए इस पोर्ट को डिसेबल कर दिया गया, ये वाली पोर्ट डिसेबल फेज में होगी, मोड में होगी। असल में इसको डिक्लेयर कर दिया गया नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट, देखिएगा लाजमी, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये डेजिग्नेटेड होगी, ये नॉन डेजिग्नेटेड होगी, ये आपका लिंक बेसिकली इस पे डाटा फॉरवर्ड नहीं हो रहा। अगर स्विच 3 ने 1 से कम्युनिकेट करना है तो वो इसके थ्रू करेगा, और अगर समझ आ रही है बात इस तरीके से। अच्छा, ये वाली इस लूप को ब्रेक करने के लिए ये वाला लिंक डाउन किया गया, इस लूप को ब्रेक करने के लिए ये वाला लिंक डाउन किया गया। तो बेसिकली इस तरीके से लूप अवॉइडेंस के लिए देखें, पूरी टोपोलॉजी में 3 लिंक्स डाउन है। अच्छा, हमने नहीं किए, वो बाय डिफॉल्ट खुद होते हैं। अब जरा चेक कर लेते हैं, मैं इस पे आता हूँ, यहाँ पे आके CLI में आया, तो इसका मैंने साइज थोड़ा बेहतर किया हुआ ताकि आपको नजर भी सीख आए। ठीक है जी बात, स्विच हमारा आप हो चुका है, अनेबल शो स्पैनिंग ट्री क्वेश्चन मार्क कर लेना बेहतर होता है। हम यहाँ पे एंटर भी कर सकते हैं, ये लें एंटर करेंगे तो सबसे पहले ये देखें शो स्पैनिंग ट्री, तो वी लैन 001 के हिसाब से दिखा रहा है, और सबसे पहले क्या दिखा रहा है, स्पैनिंग ट्री अनेबल्ड प्रोटोकॉल आई ट्रिपल ई अगर लिखा हो तो इसका मतलब है जो स्टैंडर्ड आपके पास चल रहा है वो स्टैंडर्ड है 802.1D, 1D प्रोटोकॉल है, 1D प्रोटोकॉल इसका नंबर है। अच्छा, ये देखें रूट आईडी, प्रायोरिटी कितनी है, 3 to 7 6 9, मैंने तो कहा था 7 to 6 8 होती है ना बाय डिफॉल्ट, तो चेंज हमने नहीं की, लेकिन ये क्यों इतनी हो गई? वो इसलिए हो गई कि अगर आप देखें यहाँ पर 6 9 वो कह रहा है
ये जो वीलैन की आईडी होती है ना, ये यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये उसमें ऐड हो जाता है बेसिकली, प्रायोरिटी में ऐड हो जाता है। तो जो वीलैन की आईडी होगी, अभी वीलैन हम नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट फ्राइडे को हमें ही पढ़ना है वीलैन क्या होता है। तो अगर वीलैन की आईडी यहाँ पे 10 होगी तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 6 ये 7 8 हो जाएगा। अगर इसकी आईडी 2 होती तो 6 8 में आप 2 ऐड कर लें तो क्या बन जाएगा, 70 बन जाएगा। तो ये बन जाता 32770, ये बन जाता। अच्छा, रूट की आईडी ये है, रूट का एड्रेस ये है, रूट तक पहुंचने की कॉस्ट ये है, पोर्ट नंबर 5 है जो वहां तक लेके जाएगी, हेलो टाइम ये है, सारा यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ब्रिज, ये किसकी आईडी है, ये जो अभी हमने ब्रिज स्विच ओपन किया है, कौन सा स्विच है ये स्विच नंबर 3 आपका, इसके बारे में मालूमात है। जब वो कहेगा ना ब्रिज, यहाँ पे जो मालूमात है ये वाली, ये इस स्विच के बारे में है, और ये जो मालूमात थी वो थी रूट के बारे में। अब देखते हैं कि क्या मैच करता है, प्रायोरिटी तो मैच कर रही है। एड्रेस इसका ये है ना 1192 है आखिर में, और यहाँ पे क्या आ रहा है एड्रेस 565C। तो बेसिकली इससे पता चल रहा है कि ये बेसिकली खुद रूट नहीं है, रूट इसका ये है। तो ये रूट है, इस ब्रिज का ये वाला रूट है, उसने अपने पास रूट की इंफॉर्मेशन भी रखी हुई है। और कौन सी पोर्ट उसको लेके जाती है, 5 वाली पोर्ट लेके जाती है। देखें अगर आप 5 वाली पोर्ट, इसका मतलब है ये है रूट। देखिए हमने रूट पता लगा लिया। जरा चेक करते हैं स्विच 2 को ओपन करके, और यहाँ पे आए कहते हैं स्पैनिंग ट्री अनेबल शो स्पैनिंग ट्री, ये लें। अब आप देखें वही प्रायोरिटी तो खैर सेम होगी, लेकिन एड्रेस चेक करें 119, ओ यहाँ भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि अच्छा कॉस्ट पता लग रहा है ना, कॉस्ट 19 है। इसका मतलब है कि 0/1 जो है वो आपके पास वो रूट तक लेके जाएगी आपको। तो 0/1 यहाँ पे आके 0/1 ये यहाँ पे आ गया ये रूट। अच्छा, ये रूट है, ओके, इसको देख लेते हैं। देखें हम रूट को ट्रेस कर रहे हैं, रूट किधर है, अनेबल। हो सकता है यहाँ से भी आगे जाना पड़े, शो स्पैनिंग ट्री, ये हमने शो स्पैनिंग ट्री, ओके। तो ये है जनाब, कहता है 32769, इसका मैक एड्रेस क्या है 1192, और यहाँ देखें ये 119। तो देखिए जिसका रूट आईडी और ब्रिज आईडी मैच कर जाए वहां लिखा होगा दिस इज द रूट, ये है आपका रूट। तो आप देखें ये आपका रूट है जी, पूरे नेटवर्क का रूट यहाँ लगा हुआ है। हम चाहते थे ये बने, हम चाहते हैं कि ये बने, समझा गई बात। तो फिर उसके लिए क्या करना है, ये आप लोगों ने करके लाना है नेक्स्ट टाइम। बच्चे इतना सा काम है, ज्यादा काम नहीं है, एक काम तो यही है, एक काम ये है आप लोगों को जो करना है कि आप लोगों ने करके क्या लाना नेक्स्ट टाइम, कि ये जो ऊपर इस टोपोलॉजी में ऊपर स्विच नंबर 1 है, दैट शुड बी द रूट, ठीक है। अच्छा, तो एक तो हमने ये रूट को ट्रेस कर लिया कि रूट कहाँ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने दूसरा देखना था कि पोर्ट्स का क्या था, पोर्ट्स का देख लेते हैं क्या सूरत हाल है। ये देखें, ये जो आपकी 0/5 है वो रूट पोर्ट है, और वो फॉरवर्डिंग स्टेट में है। किस स्टेट में है जी, फॉरवर्डिंग स्टेट में है। तो आप ये देख लें यहाँ पे, अगर आप रूट नंबर 5 जो है वो फॉरवर्डिंग स्टेट में है, और ये रूट पोर्ट है जो आपको रूट तक लेके जाएगी। जो हमने बात की वही है, हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो 0/1 जो है वो अल्टरनेटिंग पोर्ट है, ब्लॉकिंग स्टेट में है। मतलब ये अल्टरनेटिंग पोर्ट है, ना ये रूट है ना ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है। ये बेसिकली कौन सी पोर्ट है, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट है, इसको अल्टरनेटिंग पोर्ट भी कहा जाता है। तो अगर आप देखें 0/1 जो है वो 0/1 जो है वो ब्लॉकिंग में है, ये ब्लॉकिंग स्टेट में है, ये फॉरवर्ड नहीं कर रहे। 2 और 3 दोनों फॉरवर्डिंग स्टेट में होंगे, और ये दोनों क्या होंगी, डेजिग्नेटेड होंगी। ये देख लीजिए दोनों डेजिग्नेटेड हैं और फॉरवर्डिंग स्टेट में। देखें ये दोनों रूट तक नहीं लेके जा रही, ये रूट तक लेके जा रही है, तो यहाँ पे रूट लिखा हुआ है इसलिए। तो रोल देखें, रूट ये रोल भी लिखा हुआ है यहाँ पे साथ में, ठीक है। अहम बात थी ये वाली। इस तरीके से आप तमाम बाकी पोर्ट्स का भी चेक कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक स्विच का चेक करा दिया। मैं अब एक काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ कि जो ये वाली पोर्ट है मेरे पास 0/5, मैं इसको जरा डिसेबल करके फिर अनेबल करता हूँ। देखिए देखेंगे कि क्या होता है। इसको मैं डिसेबल करके अनेबल करता हूँ, बस ये छोटा सा काम है। सर जी जी सर, ये बाकी पोर्ट्स के साथ तो सब ग्रीन हो गया है, तो जो बाकी एक रह गया उसके साथ ग्रीन नहीं हुआ। हाँ, ग्रीन नहीं हुआ ना, किसके साथ ग्रीन नहीं हुआ, ये 0/1 के साथ नहीं हुआ, क्योंकि ये ब्लॉकिंग स्टेट में है। जी सर। ये यही बता रहा है कि वो ब्लॉकिंग स्टेट में है।
तो सर इसको करेंगे ठीक, तो किस तरह से करेंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे ना इसको। हम देखो, मेरी बात सुनो। हमने तो टोपोलॉजी बना दी, इस प्रोटोकॉल ने ऑटोमेटिकली लूप उसमें से खत्म कर दिए। इसमें लूप थे ना, देखिए ये लूप था, ये लूप था जी पूरा। सर। लूप को खत्म करना था ना। जी तो सर। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ तारे लगा देते हैं। अगर लूप होगा तो ये प्रोटोकॉल खुद ही खत्म कर देता है। तो उसने खत्म करने के लिए 0/1 को पोर्ट को डिसेबल कर दिया है, इस वाले ब्लॉकिंग स्टेट में ले आया है ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अब लूप नहीं है, लूप अवॉइड हो गया। अब वो जी सर। ब्रॉडकास्ट रोम नहीं आएगा। यार ये बात, अब ब्रॉडकास्ट इस टोपोलॉजी में अब ब्रॉडकास्ट रोम नहीं आएगा। जी सर। हम ये चाहते हैं कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल तो कभी भी हम डिसेबल नहीं करते, और हम चाहते हैं कि कभी भी लूप ना बने, ठीक है। और गलती से अगर जी बन सर। जाए तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहा होता है, वो ऑटोमेटिकली किसी ना किसी पोर्ट को डिसेबल करके लूप को अवॉइड कर ले, जिस तरह उसने यहाँ पे किया हुआ है। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि ये पोर्ट अनेबल, जो पोर्ट स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ने डिसेबल कर दिया है, हम नहीं चाहेंगे कि उसको हम खुद जाके अनेबल करें, इसको ब्लॉकिंग से निकालें। इसको खुद से हम ब्लॉकिंग से नहीं निकालना चाहेंगे, क्योंकि अगर इसको हमने ब्लॉकिंग से निकाला तो दोबारा लूप बन जाएगा। और जब तक स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहा है, वो इसको मतलब ब्लॉकिंग से निकालने नहीं देगा। जो ब्लॉकिंग में चला गया उसको ब्लॉकिंग नहीं रहेगा। वो ब्लॉकिंग में रहेगा, आप उसको निकाल नहीं सकते। आप निकालना चाहेंगे तो नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ने इसको खुद जबरदस्ती, उसका एक ही तरीका है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को डिसेबल कर दो, फिर ये ब्लॉकिंग से निकल आएगा। जी ठीक सर। है, समझा रही है बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जी कम्युनिकेशन सर। डिस्टर्ब होगी हमारी। कम्युनिकेशन डिस्टर्ब नहीं हो रही। देखिए ना, स्विच 3 ने 1 से बात करनी है तो क्या तरीका है उसके पास, वो जाए पहले 2 के पास और 2 से 1 यहाँ पहुंच जाए। तो पाथ तो उसके पास अवेलेबल है ना। हाँ, थोड़ा सा रास्ता लंबा हो गया है, डायरेक्ट लिंक जो है वो खत्म हो गया है। लेकिन ये जो आपने कुर्बानी दी है, किस वजह से दी है, कि लूप ना रहे। लूप ज्यादा मसला है, लूप से तो ब्रॉडकास्ट होम आएगा, वो हमें अवॉइड करना चाह रहे थे, वो हमने कर दिया। खैर, तो मैं यहाँ पे थोड़ी बात चली जा, समझाइए। चलिए, तो मतलब समझ नहीं आई, है ना। अच्छा जी, तो ये स्पैनिंग ट्री का था। मैं जाके ये 0/1 में, इस वाली पोर्ट में 0/5 में, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ शट डाउन। ये पोर्ट को मैंने शट डाउन कर दिया। पोर्ट मैंने शट डाउन की ना, ये शट डाउन होगी, रेड हो गई। तो रेड अगर आए निशान, इसका मतलब क्या है, पोर्ट शट डाउन है, एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन है। अच्छा, अब मजे की बात आपको बताता हूँ मैं। एकदम जाके मैं जल्दी से ना यहाँ पे कहता हूँ, जल्दी से मैं कहता हूँ शो स्पैनिंग ट्री। वन रूट हो गई है। अब वन रूट हो गई, देखिए लर्निंग, ये क्या लिखा रहा है, लर्निंग 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 लर्निंग, फॉरवर्डिंग हुआ चेंज। ये देखिए, मेरे साथ है। मैंने जब ये कमांड पहले चलाई थी ऊपर, डू शो स्पैनिंग ट्री, तो ये आप देखें कहाँ पे, ये पोर्ट फास्ट 01 जो है, ये उसने उसको चूज कर लिया इन लर्निंग स्टेट, सॉरी रूट, रूट बना दिया इसको। पहले पहले रूट कौन था, पहले रूट कौन था जी, मैंने इसलिए यहाँ पे नोट किया था। पहले रूट आपके पास था 5, 0/5 रूट था। कहाँ गया ये, खैर लर्निंग वाली मैंने नोट किया, उससे पहले नोट की, खैर कोई बात नहीं। तो पहले आपके पास जो रूट 5 था, ये यहाँ से देख लेते हैं, पहले ये था ना रूट, अब वो तो बंद हो गई। तो अब देखिए प्रोटोकॉल ने ऑटोमेटिकली उस पोर्ट को अनेबल कर दिया, ताकि अब पाथ मुझे स्विच 2 तक मिल गया ना, देखें अभी भी पाथ मिल गया। तो ये है इसका बेनिफिट, कि अगर एक लिंक डाउन जाएगा तो वो अल्टरनेट पाथ को खुद बहुत अनेबल कर लेगा। तो ये तरीका भी है इसको, देखें ना। ये था कि जो अवेलेबल, जो हमारे पास जो बाकी लिंक थे वो काम आएंगे, लेकिन कब काम आएंगे, जब कोई और लिंक डाउन हो जाएगा, और फिर इसको अप करना जरूरी है। लेकिन लिसनिंग लिसनिंग और लर्निंग वाली चीज दिखाने के लिए मैंने आपको जो चीज करनी थी वो ये की है। यहाँ पे देखें अगर आप, ये लर्निंग 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 करके, और फिर लर्निंग 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 लर्निंग, ये भी लर्निंग में है, ये भी लर्निंग में, ये लर्निंग में है। और ये देखें, ये फॉरवर्डिंग स्टेट में आ गया, स्टेट फॉरवर्डिंग में। अब जब ये फॉरवर्डिंग स्टेट में आया है, अब डाटा फॉरवर्ड हो सकता है, जा रही है। तो जो था ना लिसनिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग, ये वो बेसिकली करता है। यहाँ पे ये चीज जो है ना, वो स्पीड में होती है, लेकिन
आप लिसनिंग भी देख सकते हैं। मैंने चूंकि शुरू का टाइम ज़ाया किया था इसलिए वो जो है। अच्छा, अगर मैं दोबारा से इस पोर्ट को जो हमने शट डाउन किया, दोबारा से मैं इसको क्या करता हूँ, इस पोर्ट को मैं दोबारा से अनेबल नो शट डाउन कर देता हूँ, यानी कि इसको मैं अनेबल कर दूँ। अब पोर्ट को मैंने अप कर दिया और मैं कहता हूँ डू शो स्पैनिंग ट्री। अब देखें 1 को वो फौरन से किस में ले गया, 1 को ब्लॉकिंग में ले गया, और 5 पे क्या कर रहा है, लिसनिंग लिखा हुआ आ रहा है, LSN लिसनिंग आ रहा है ना। अब इसके बाद आएगा LRN लर्निंग, लिसनिंग लर्निंग, ठीक है। और लिसनिंग लर्निंग क्या होता है इसके बारे में हमने बात की थी, आप मजीद इसको स्लाइड में पढ़िएगा जरूर। अच्छा, लर्निंग चल रही है, 15 सेकंड होते हैं, 15 सेकंड, ये फॉरवर्डिंग हो गया, ठीक है। तो लर्निंग के बाद ये फॉरवर्डिंग में आ गया और 1 दोबारा ब्लॉकिंग स्टेट में आ गई, क्योंकि बेस्ट पोर्ट तो यही थी ना आपके पास, बेस्ट पोर्ट तो आपके पास यही थी, बेस्ट पोर्ट यही थी, वो दोबारा ब्लॉकिंग में चली गई, ठीक है जी। आई होप कि ये सारा सब कुछ समझ आ गया किस तरीके से करना है। तो आपने एक तो ये करना है कि यहाँ पे प्रायोरिटी वगैरह चेंज करके समहाउ ये आपने कमांड जिसमें दी हुई है स्लाइड आपको दे दूंगा मैं, ये आपने इस वाले स्विच को आपने डिक्लेयर करवाना है कि ये रूट है, एक काम तो ये है। अच्छा बाकी आईपी स्कीम जो है वो सारी तो आपने दी होगी, पहले भी बात हुई थी, ठीक है जी बात। अब इंपॉर्टेंट बात एक और मैं करता हूँ, मैं आता हूँ इन स्विचेस के ऊपर, स्विच 4, 5, 6, 7, जिनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे एक्सेस स्विच होंगे ना। एक्सेस स्विच क्या क्यों कह रहे हैं इनको हम, आज हमने बात की थी ये हमारे, तो हम बात ये कर रहे थे कि स्विच 4 में अगर हम आए तो ये जो स्विच 4, 5, 6, 7 है, ये हमारे एज स्विचेस होते हैं, इनको हम कहते हैं एक्सेस स्विचेस भी कहते हैं, जो हमारे डायरेक्ट हमारे होस्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब इस तरफ तो लूप बनने की कोई गुंजाइश नहीं है कि इस तरफ लूप हो, तो जिस तरफ लूप बनने की गुंजाइश ना हो, क्या वहां पे भी ये लिसनिंग लर्निंग का फेज होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना, जस्ट प्लग एंड प्ले होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूँ, ये जो इसकी पोर्ट है, कौन सी पोर्ट है, ये फास्ट 01 है ना, अनेबल कॉन्फ़िगर की इंटरफेस फास्ट 0/1, यही है ना, हाँ जी ठीक है। इसको मैं करता हूँ शट डाउन, देखिएगा जरा, शट डाउन कर दिया ना मैंने। अच्छा, मैं से कहता हूँ अनेबल, दोबारा से कहता हूँ नो शट डाउन, मतलब इसको मैंने अप कर दिया पोर्ट, लेकिन वो किस में चला गया है, डू शो स्पैनिंग ट्री, वो लिसनिंग लर्निंग के चक्कर में पड़ गया है 10 पे। वो पूरे 30 सेकंड ज़ाया होंगे, और 30 सेकंड तक ये जो आपके पास डिवाइस है ना PC0, ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो इस लेकिन क्या यहाँ पे लिसनिंग लर्निंग करने की जरूरत थी? वैसे ये बताएं आप, यहाँ पे जरूरत है, नहीं है ना। इसलिए अगर जरूरत नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, हम इस वाली पोर्ट में कहते हैं, इसको हम पोर्ट फास्ट, तो हम कहेंगे स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, एंटर। ये मैसेज मैं आपको पढ़वाता हूँ। तो मैंने एंटर किया जी, कमांड मैंने क्या एंटर की, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। पोर्ट फास्ट जब आप एंटर करते हैं कमांड, ये वाली जो है कमांड आप एंटर करते हैं, तो मैसेज आता है, वार्निंग, पोर्ट फास्ट शुड ओनली बी अनेबल ऑन पोर्ट्स कनेक्टेड टू सिंगल होस्ट या कोई भी कंसंट्रेटर या स्विच या ब्रिज ऐसे के साथ कनेक्ट हो जहां पे कोई भी लूप ना बने, तो यूज विद कॉशन वो कहते हैं। लेकिन वो कहता है कि इस पोर्ट के ऊपर हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है, बट विड ओनली हैव इफेक्ट व्हेन द इंटरफेस इज इन नॉन ट्रंकिंग मोड, ठीक है जी बात। जब तक आप इसके ऊपर जो है वो कंप्यूटर कनेक्ट करते रहेंगे, तो ये आपका जो है जो ये वाला लिंक है, ये अब आपके जो है ये पोर्ट फास्ट में चला गया। पोर्ट फास्ट के अंदर क्या होता है, वो स्विच लिसनिंग लर्निंग नहीं करता, डायरेक्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाता है, मतलब स्पैनिंग ट्री उस पर नहीं चल रहा होता, इसका मतलब ये है। तो मैं अब इसको दोबारा शट डाउन करता हूँ। तो जो हमारे पास स्विच था, स्विच 4 किधर है, सॉरी यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं है, ओके यहाँ ये है, ये हमारे पास, ठीक है की बात। तो ये मैं यहाँ कहता हूँ शट डाउन कर दिया। अच्छा, मैं कहता हूँ नो शट डाउन, फौरन से देखे ग्रीन हो गया, मतलब रेडी है। तो ये ठीक नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जब हम कंप्यूटर लाएं और अपने स्विच के साथ कनेक्ट करें, तो फौरन से हमें अप मिले और हम कम्युनिकेट करना शुरू कर दें, नॉन लिसनिंग लर्निंग, ठीक है जी बात।
तो इसको अगर आप शट डाउन करें और फिर इसको आप कहें नो शट डाउन, और वो स्पैनिंग ट्री जरा चला के देखें, वो जो आप कहते थे दूसरा स्पैनिंग ट्री, वो डायरेक्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में आ गई आपकी पोर्ट लिसनिंग लर्निंग। तो ये है, इसको आप कहते हैं बेसिकली, ये तरीका कार होता है कि आप उसको पोर्ट फास्ट कर दें एक्सेस पोर्ट्स को, ताकि वहां पे लिसनिंग लर्निंग ना हो। ठीक है, इसको आप कहते हैं पोर्ट फास्ट। तो ये है जी स्पैनिंग ट्री का पोर्ट फास्ट का। ये हमारा सारा, आपने क्या करना है, बाकी तमाम एजेस को भी पोर्ट फास्ट करना है जहाँ पे आपको कहा जाए कि यहाँ यहाँ आपने करना है। और मैं आपसे कहता था कि उस टोपोलॉजी में जो आपने बनाई है, एजेस के ऊपर तमाम के तमाम को आपने पोर्ट फास्ट करना है। मैं ऐसे करता हूँ कि इसका मैनुअल तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन जो टास्क हैं वो सारे के सारे मैं आपको वो जो हमारा एक सिंगल पेज के ऊपर जो है वहाँ पे प्रोजेक्ट के हवाले से जो टास्क, तो इसलिए देखें आप कह रहे हैं ना टाइम नहीं मिलेगा, नॉट अ बिग डील, कोई बड़ा काम नहीं है। आपने छोटे छोटे काम करने हैं और चंद कमांड्स हैं, अगर आप पूरे वीक में कोई 1 या 2 घंटा भी देंगे तो ये काम हो जाएगा, डूएबल चीज़ है। इसलिए मैं टास्क बहुत कम, छोटा सा टास्क रखता हूँ। ठीक है, लेकिन हमने पढ़ लिया, सही है, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है, कैसे काम करता है और क्या कमांड है, सारी टाइमिंग की है, टाइमर शैमर उसकी आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये पोर्ट फास्ट की वो बात कर रहा है, पोर्ट फास्ट क्या होता है। ठीक है जी बात। तो एक अपलिंक फास्ट है, एक बैकबोन फास्ट है, ये चीजें हैं, ये 3-4 चीजें ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक चीज और है जी, बीपीडीयू गार्ड और रूट गार्ड, ये 2 चीजें हैं। ये मैं आपको आप भी छोड़ता हूँ कि इसको आप पढ़ें, ये टास्क में शामिल हो जाएगा। तो ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और डायग्राम से समझाया गया है। समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी इन इन द नेक्स्ट लैब, आप पूछ सकते हैं। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ये कर लेंगे। 2 चीजें, ये वाली डायग्राम जो है जो 60 पे जो है, बीपीडीयू गार्ड और रूट गार्ड, ये दोनों चीजें आप लोग कर लेंगे। ठीक है जी बात। और ये जो होता है ना, इसको हम कहते हैं पीवीएसटी, पर वीलेंस स्पैनिंग ट्री कहलाता है। ठीक है, और यहाँ से आगे क्या है, ये क्या है, अब वो रूट प्रायोरिटी वगैरह इस तरह की चीजें। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसमें एक, हाँ हमने जो पढ़ा ना अभी, वो हमने जो प्रोटोकॉल पढ़ा है वो है ये प्रोटोकॉल जो है ये ठीक है, ये हम देख लेंगे बाद में। ठीक है, तो यहाँ तक इसको हम बंद करते हैं जी आज, बस दैट्स इट, काफ़ी है। तो आपने बीपीडीयू गार्ड, ये रूट गार्ड और बीपीडीयू गार्ड, यानी कि स्लाइड नंबर 63 तक जो है ना, आप लोग इस पे रेडी होके आएंगे। ठीक है, आगे जो ये कुछ 6-7 स्लाइड्स है ना, ये मैं आपको नेक्स्ट वीक जो लैब में ही कराऊंगा, इसके बारे में आपको बता दूँ कि ये क्या होता है। पहले आप जरा इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और हाँ, ये बैकबोन फास्ट, अपलिंक फास्ट, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये देख लें क्या मतलब है इन चीज़ों का, इसको समझ लें। बुक के अंदर, आपकी बुक में जो टॉपिक है वो भी मेंशन कर दूंगा क्या है इसका मतलब, बल्कि जो मैनुअल मैं बना लेता हूँ, मैं मैनुअल बना लेता हूँ, उसमें लिख दूंगा, वहां से आप पढ़ के कर लीजिएगा इन चीज़ों के बारे में क्या है। स्लाइड से ये पढ़ें, वहां से ये पढ़ें, आई होप कि आप कर लेंगे।